सिंह यादव जी हमारे साथ हैं और आप अनेक ऐसे विषयों पर काफ़ी मनन चिंतन अध्ययन करते हैं जो ज्वलंत विषय होते हैं देश के सामने। आज हमारे देश के तमाम युवाओं को दो खेमों में बटा हुआ देखा जा रहा है, एक आरक्षण के समर्थन में, एक आरक्षण के विरुद्ध, और दोनों जहां खड़े हैं वहीं से बिल्कुल अपनी तीर चला रहे हैं और ये मान रहे हैं कि हम अपने इस विचारधारा के लिए, इस अपने खून खानदान के लिए जहाँ पैदा हुए हैं वहाँ से जो लड़ाई चल रही है उसी लड़ाई को आगे बढ़ाने में वो अपनी बहुत बड़ी भूमिका समझते हैं, बहुत बड़ा अपने को गौरवशाली समझते हैं। मैं समझता हूँ कि शायद ये दोनों भूमिकाएं देश के लिए उतनी अच्छी नहीं है, उतनी लाभकारी नहीं है कि इस देश का नौजवान इन दो खेमों में लड़े। एक दूसरे का, सभी इस भारत के संतान हैं, सभी इस देश के हैं, सभी लोग यही पैदा हुए हैं, तो कैसे हम एक दूसरे के साथ मिलजुल करके अपनी ऊर्जा और अपनी ताकत को इतना बढ़ाएं कि भारत एक शक्तिशाली समृद्ध देश बने और हम आपस के इस दुर्भाव को कैसे खत्म करें, ये एक सवाल है। मैं नहीं जानता कि शूद्र शिवशंकर सिंह यादव जी क्या विचार देंगे, लेकिन मैं आरक्षण के विषय पर आपका विचार जानना चाहता हूँ। देखिए, ये आरक्षण जो था, सच कहिए तो ये बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से पहले भी ब्रिटिश काल से ही चला रहा है। इससे यहाँ तक कि आपके छत्रपति साहू जी महाराज ने अपने शासनकाल में 50% जो है शूद्रों को, चाहे बैकवर्डों को उस समय आरक्षण दिया था, प्रतिनिधि दिया था। तो ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन जहाँ तक आज जो विरोध हो रहा है कि भाई 70 साल के बाद भी आज जो है ये लोग प्रतिनिधि पा रहे हैं, कोई जो है 40% नंबर पा करके डॉक्टर इंजीनियर बन जा रहा है और कोई 90% पा करके जो है चपरासी बन रहा है। तो इस तरह के वैमनस्यता, इस तरह के जो है, जो लोगों का कहना है कि योग्य लोग अयोग्य और अयोग्य लोग आगे बढ़ जा रहे हैं, ये टोटली भ्रामक है, ये गलत है, इसको मैं कतई नहीं मानता हूँ। देखिए, सबसे बड़ा सवाल है कि जो भी है, जैसे कि जिसको आरक्षण की सुविधा नहीं मिल रही है, चाहे आरक्षण की कैटेगरी में नहीं जा रहा है, उसको पहले ये माइंड में सोच करना चाहिए कि भाई ऐसे लोगों को आरक्षण जो दिया जा रहा है, प्रतिनिधित्व दिया जा रहा है, उनके साथ हजारों साल से उनके साथ अत्याचार हुआ है, शोषण हुआ है, समाज से उनको दूर रखा गया, जानवर की प्रवृत्ति जैसा व्यवहार किया गया। तो अगर वो मेन स्ट्रीम में अगर समाज के थ्रू में आना चाहते हैं तो उनको कुछ न कुछ सुविधा देने के लिए ये पूरा विश्व में बना हुआ है। ऐसा कुछ नहीं कि हमारे भारत में ही है, पूरे विश्व में इस तरह का प्रतिनिधित्व और आरक्षण ऐसे लोगों को आगे लाने के लिए किया गया है और करना भी चाहिए। इसका मैं स्वागत करता हूँ, इसका मैं कतई विरोध नहीं करता हूँ। मैं विरोध करने वालों से कह रहा हूँ एक चीज़ कि देखिए, मान लीजिए हमसे कई बार हमारे ऑफिस में भी ऐसा हुआ है। एक घटना घट गई, मैं घटना का उदाहरण देता हूँ। एक पुरोहित करके हमारा पास था, एसडी था, मैं जेटीओ था। एक शेड्यूल ट्राइब का जो है जेटीओ जो है अचानक जो है अपने कोटे से जो है, जब वह प्रतिनिधित्व की बात आई तो हमें सुपरसीड करके और पुरोहित वो भी एसडी बन गया। उन्होंने तुरंत कटाक्ष कर दिया। देखो ना, ये एसटी वाला जो है तुरंत जो है आपके ऊपर ये एसडी बन गया। तो उसने कटा किया तो मुझे बुरा लगा। मतलब देखो भाई, वो आप ये क्यों नहीं सोचते कि शेड्यूल ट्राइब का आदमी अपनी पृष्ठभूमि में रख करके कैसे वो हाई स्कूल पास कर लिया, कैसे इंटर पास कर लिया, कैसे ग्रेजुएशन कर लिया, कैसे बीए कर लिया। अगर मान लीजिए कोई शेड्यूल कास्ट का आदमी हाई स्कूल पास करता है तो ब्राह्मण के ग्रेजुएट के बराबर है, वो उससे भी कम नहीं है, उससे भी ज़्यादा है। अगर इंजीनियरिंग करता है, आप तो किसी भी विषय में, किसी भी क्वालिफिकेशन में उसमें तो कमी करनी है कि उसको परसेंटेज को देना ना, सिर्फ आपको नौकरी में उसको सुविधा दिया जाए ना। पास होने में तो उसको वही मापदंड उसको अपनाना है, चाहे बीए करना है, चाहे हाई स्कूल करना है, चाहे इंटर करना है। क्वालिफाइड तो उसने किया है ना, क्वालिफाइड करने में तो आपने उसको नहीं छोड़ा है। क्वालिफाइड के बाद अगर मान लीजिए आपने दिया भी है तो उसकी परिस्थिति पर जाएगी। अगर शेड्यूल ट्राइब का जिस परिस्थिति में वो पढ़ाई किया है और आप एक ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, यहाँ तक कि हम यादव कोई बोल रहे हैं, कुर्मी कोई बोल रहा है, जो संपन्न लोग हैं, शहरों में बच्चों को जो लैपटॉप दे करके, मैगजीन दे करके, तरह तरह ट्यूशन दे के, कोचिंग दे करके उनको आप इतना क्वालिफाइड बनाते हैं इंग्लिश मीडियम पढ़ा करके, और चाहो कि गाँव का एक जो है गरीब दुखिया आदमी शेड्यूल ट्राइब का प्राइमरी से पढ़ करके अगर आता है, आप चाहो कि हमारे कंपटीशन में आ, तो नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। अगर कह दो कि 25 किलो का पहलवान और 70 किलो के पहलवान से अखाड़े में लड़ जाए तो कहाँ से 25 किलो वाला उसको सुपरसीड कर सकता है। वही हालत, आप 70-75 किलो के पहलवान बन जाते हैं आप कन्वेंट में पढ़ करके, और वो बेचारा 20-25 किलो का पहलवान बनता है। आप कैसे उसको कंपेयर कर सकते हैं? उसको कुछ तो कुछ कंपनसेशन देना ही पड़ेगा। ये सबसे बड़ा जो इसके आरक्षण के विरोध में है, उनको मानसिकता अपनी बदलनी पड़ेगी थोड़ा बहुत। और मान लीजिए ठीक है, तो आपका भाई है ना भाई, आप किसी गैर देश के तो नहीं दे रहे हैं ना,
किसी मुस्लिम की तो बात नहीं हो रही है ना, किसी क्रिश्चियन की बात तो नहीं हो रही है ना। आपके ही भाई जिसको आप भाई मानते हो, चुनाव के समय कहते हो कि तुम SC ST वाले हमारे भाई हैं, जब चुनाव के समय भाई मानते हो तो रिजर्वेशन से भाई क्यों नहीं मानते हो, क्यों विरोध करते हो? उसको आपको स्वागत करना चाहिए, हमारे मेन स्ट्रीम में आ जाए, हमारे साथ उठने बैठने जब भारत माता की जय का नारा लगाते हैं तो वो तो हमारा भाई हुआ, तो उसके साथ हमको कुछ ऐसा क्यों ऐसे हमारे परिवार में कोई किसी कारण से बीमार हो गया, पिछड़ गया, कमजोर रह गया, तो उसको घर में विशेष ट्रीटमेंट दिया जाता है, उसको थोड़ा दूसरा भोजन दिया जाता है कि उसके अंदर ताकत पैदा हो सके, वो भी बराबरी में आ सके। तो वो चीज़ फिर जब वसुधैव कुटुंबकम और भारत माता की जय हम करते हैं तो फिर यहाँ आकर के क्यों हम दूसरा मानक स्थापित कर लेते हैं। इवन देन मैं आपको बता दे रहा हूँ कि किसी भी बाप को अगर 3-4 बच्चों में एक विकलांग पैदा होता है तो मैं देखा हूँ माँ बाप का सबसे ज़्यादा विकलांग पर ही जाता है। क्यों जाता है भाई? विकलांग किसे जाते हैं? उसको थोड़ा सा नेचुरल प्रथा में उसको थोड़ा सा हीन भावना मिल गई, इससे सबका क्या। उसी तरह जब SC ST को आपको उसी भावना से सोचना चाहिए कि उनको जो हमने सदियों से सताया है, दुखी रखा है, उनको मेन स्ट्रीम से दूर रखा, उनको शिक्षा से दूर रखा, संपत्ति से दूर रखा, इवन सामाजिक जीवन से दूर रखा, भाई जंगलों में छोड़ दिया। बहुत लोग ये बात कहते हैं कि जब इस देश में आरक्षण की व्यवस्था की गई तो उस समय कहा गया था कि कुछ वर्षों तक एक लागू रहेगी, इसके बाद फिर इसको समाप्त कर दिया जाएगा। लेकिन मुझे जहाँ तक मेरे अध्ययन में और ये समझ में बात आई है कि वह बात राजनीतिक रूप से जो विधायक और तमाम पदों के जो आरक्षण थे उसकी थी। मैं तो समझता हूँ कि उसको शायद आज खत्म कर दिया जाए। ये बात तमाम शूद्र समाज के, दलित समाज के, वंचित समाज के तमाम लोगों की आवाज आ रही है कि उसको खत्म कर दो, लेकिन नौकरियों में तब तक नहीं खत्म किया जा सकता जब तक कि समाज में बड़ी संख्या में वह सामने दिखाई दे और लगे कि वास्तव में ऊंच नीच के भेदभाव का समय खत्म हो गया, तब उस चीज की। और शायद अगर एक सर्वेक्षण कराया जाए तो दलित समाज के भारी संख्या में लोग कहेंगे कि राजनीतिक आरक्षण खत्म करो, लेकिन अभी समाज नीति में, समाज में ऊंच नीच का इस तरह से बोलबाला है कि उसको अभी तब तक नहीं खत्म किया जा सकता जब तक कि इस तरह की वो चीज कायम है। और एक बात मैं कहना चाहूँगा, ये आरक्षण का सवाल शायद इसलिए उभर करके आ रहा है कि हमारी निर्वाचित सरकार ने आने के बाद जो जिस तरह का भारत बनना चाहिए, जो सपना था लोगों का कि आज़ादी के बाद कैसा भारत बनेगा, उस पर शायद काम नहीं हुआ। अगर आज अधिकाधिक लोगों के हाथों में रोजगार होता, हर हाथ को काम दो भाई, जितने लोग जिस योग्य हैं उनको काम दो, अगर हम काम दे पाए होते तो शायद ये झगड़ा नौजवानों के बीच लगा करके और सरकारें उनको लड़ा करके अपना उल्लू सीधा नहीं कर पाती। जरूरत यह है कि हर हाथ को काम दो, ये सवाल ही न रह जाए कि आरक्षण और क्या। आरक्षण से शायद 1% लोगों को भी लाभ नहीं मिलता, तो 99% लोग आपस में लड़ते लड़ाने का काम लोग कहते हैं अंग्रेज लड़ाते थे, तो समझते हैं कि ये काले अंग्रेज उससे बहुत आगे हैं लोगों को लड़ाने में। तो इस पर इस तरह से अपनी एक राष्ट्रीय ढंग से सोचने की जरूरत है, इस पर विचार करने की जरूरत है। आपस में सभी लोग इस देश के हैं, सब में एक भाईचारा होना चाहिए। इसको हमारी सरकारें, हमारी व्यवस्था शायद वैसा नहीं बनने दे रही है और इन खामियों के लिए जिम्मेदार है। इसको समाज, सरकार दोनों को मिलकर के इस पर काम करना पड़ेगा संवेदनशील ढंग से। शायद आप भी इस बात से सहमत हैं। नहीं, आपने तो सभी बातें हमारे को जो कहना था आपने कह दिया, उसमें कुछ कहने लायक नहीं छोड़ा आपने। सबसे बड़ी बात है, देखिए आरक्षण हम भी कह रहे हैं खत्म करो, लेकिन आरक्षण खत्म करो, सरकार की एक नीति होनी चाहिए कि जो भी जवाब लड़का स्कूल कॉलेज पढ़ता है, एक समान शिक्षा नीति हो, चाहे वो अदानी का लड़का पढ़ रहा था, अंबानी का पढ़ता है, चाहे गरीब का पढ़ता है, उससे समान शिक्षा दो, एक समान शिक्षा दो, एक समान उनको व्यवस्था दो, हॉस्टल में रख दो, पढ़ने लिखने की जो भी जिम्मेदारी है सब सरकार उठाए ना। तो हम कह रहे हैं उसी दिन कोई भी आदमी आरक्षण की डिमांड करेगा ही नहीं। समान शिक्षा मिलेगी, समान अवसर मिलेगा, समान तरह के पढ़ने का उनको एक नॉलेज डेवलप करने का अवसर मिलेगा। तो हम नहीं कहते कि कोई भी कहेगा हम आरक्षण उसी दिन करके आरक्षण नहीं चाहिए, और फिर कंपटीशन कराओ, देखो कौन आगे बढ़ता है, कौन पीछे हटता है। मुझे याद आ रहा है कि कांग्रेस की सरकार लगातार होती थी। हम लोग जब युवा थे, विद्यार्थी परिषद एक संगठन था जिससे मुझे भी जुड़ने का मौका मिला था। हम लोग नारा लगाते थे कि सबकी शिक्षा एक समान, यूपी हो या राजस्थान, वहीं चाहे गरीब हो, चाहे ऊंचा हो, चाहे नीचा हो, सबको समान शिक्षा दी जाए। और एक नारा और हम लोग लगाते थे कि बात सही है 100%, शिक्षा गए हो 10%। लेकिन आज शायद सरकारें बदली, निजाम बदलते रहे, चेहरे बदलते रहे, लेकिन जो होना चाहिए था वो आज भी नहीं हो सका, और वह सपना का सपना आज भी अधूरा पड़ा है। अब और ये अगर सरकार को और नहीं होने देगी, ये जो सरकार 5-6 साल से चल रही है, ये तो उसी मनुवादी मतलब भेदभाव, छुआछूत, ऊंच नीच की भावनाओं से ही कि उसको और आगे बढ़ाना चाहती है और आगे ले जाना चाहती है।
इसके तो समानता और बंधुता और ये इसके दिमाग में लगता है कुछ बैठता ही नहीं है। कुछ लोग इस तरह का सवाल उठाते हैं कि चुनी हुई सरकार, चुने हुए प्रतिनिधियों पर इस तरह से सवाल नहीं उठाना चाहिए। इस तरह की बात कुछ लोगों की निकल करके आती है, लेकिन मुझे तो याद आ रहा है कि वो भी इंदिरा गांधी और जवाहरलाल नेहरू की सरकारें भी कितनी चुनी हुई होती थी, कितने बहुमत, प्रचंड बहुमत से आती थी। और मुझे याद है वो प्रसंग, वो इतिहास की घटना, वो मुझे याद है कि जवाहरलाल नेहरू ने अपनी सरकार में प्रचंड बहुमत के बावजूद विपक्षी दल के 4 मंत्री बनाए थे, जिसमें तत्कालीन जनसंघ के कई मंत्री थे। और जब जरूरत आई, नरसिंह राव ने अटल बिहारी वाजपेयी को विदेश विभाग का प्रतिनिधित्व सौंप करके दुनिया के सामने भारतीय अपने तथ्यों को सामने प्रस्तुत करने का काम कराया था। तो इस तरह से हमें व्यापक सोच रखने की जरूरत है, क्योंकि देश अपना है। विपक्षी दल माने कोई विरोधी देश नहीं होता है। अपने परिवार में या जो चिंतक विचारक लोग हैं, कई बार जैसे पंडित दीनदयाल उपाध्याय का मानना था कि हमारे देश में मुसलमान भी चाहिए, हमारे देश में कम्युनिस्ट भी चाहिए और विभिन्न विचारधाराओं की चाहिए। मैं तो समझता हूँ कि एक परिवार तब जाके पूर्ण बनता है जब उस परिवार में विभिन्न विचारधाराओं के लोग हों, कम्युनिस्ट भी हो, मुस्लिम विचारधारा का भी कहीं न कहीं उसके प्रति भी संवेदनशील ढंग से सोचने वाले लोग हों। क्योंकि अगर एकांगी एक तरफा लोग चलेंगे तो आगे चल करके संतुलन बिगड़ेगा और उसका खामियाजा परिवार से लेकर के राष्ट्र तक को भुगतना पड़ेगा। इसलिए समन्वय, संतुलन, वसुधैव कुटुंबकम, एकता, भाईचारा, समतावादी, मानवतावादी चिंतन, जिसका ध्वजवाहक बनकर के आप काम कर रहे हैं, इस दिशा में मुझे आपसे मैं इतना नहीं कह सकती मैं ही काम कर रहा हूँ, बहुत से लोग काम कर रहे हैं। मेरा तो एक सिंपल थोड़ा सा एक विचार आ गया, उस पर मैं काम कर रहा हूँ। लेकिन आपने बहुत अच्छी बात अभी बताई है, सब वसुधैव कुटुंबकम, मुसलमानों के बारे में, सिखों के बारे में। देखिए ये जितने यहाँ के लोग हैं सब सच के तो सबसे पहला सनातनी धर्म के सब हिंदू ही हैं। पहले तो हिंदू था ही नहीं, कोई बात नहीं, सनातन धर्म था, कोई बात सनातन धर्म था। लेकिन यहाँ के जो मुसलमान भी हैं यहीं के हिंदू हैं, बिल्कुल वो कन्वर्टेड है, वो हमारे भाई हैं। 4 पीढ़ी छुड़ गए, 2-4 पीढ़ी। इधर मैं आपको एक प्रमाण देना चाहता हूँ। हमारे गांव के बहुत नजदीक जहाँ पर मैं हूँ, जमानिया रेलवे स्टेशन से बक्सर के बीच में 40 गांव जो है, करीब 40 गांव बोलते हैं, कि पूरा ठाकुर बहुल एरिया हुआ करता था। और वो पूरा उसको कमसार क्षेत्र बोलते हैं। जितने ठाकुर थे सब मुसलमान बन गए हैं। आज खान और पठान बन के मुस्लिम बन गए। और उनका आज नियम से 115 साल के मिर्चा में जाके मिला भी था वो, क्योंकि वो ऐसे सम्मानित ठाकुर थे जो मुसलमान बन गए हैं। वो पूरे 40-50 गाँव को वो प्रतिनिधित्व करते थे। किसी का झगड़ा होता था वही मिटाते थे, वही पंचायत करते थे। बहुत फेमस नाम था। अरे पता नहीं उनसे मिलने गया, जो ही अपना परिचय बताया तो बोलते हैं तुम्हारे ससुराल पुराना में लाल जी की लड़की है ना। मैं रास्ता रह गया कि आदमी यहाँ बैठा और मेरे बारे में जानता है, मैं बहुत चकरा गया। तो वो लोग भी तो खान और पठान बन गए। वो आज भी उस एक परिवार जो है हिंदू है और एक परिवार मुसलमान, तमाम इस तरह के आज भी है। और उनका हम लोग आगे भी जो है उन लोगों से जो है ये खान पान चालू है। हमारे एक मित्र हैं पूर्णेंद्र सिंह, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक रहे, उनके घर भी हमको जाने का मौका मिला है। तो उनके जस्ट बगल में जो है उनके चाचा के भाई या बाबा के भाई रहे होंगे, वो मुस्लिम हैं और आपस में थोड़ा वैचारिक थोड़ा मतभेद है। लेकिन बिल्कुल बगल में वो उनके बाबा या पीछे की पीढ़ी थी, वो अभी भी है ऐसे परिवार। हम तो आप पता लगाने जाते कम साथ क्षेत्र में। हाँ, ये भी समझ में आया कि जितने हमारे संत रहे हैं, वो जो जड़ता थी समय की, उसके विरुद्ध उन्होंने विद्रोह करके जो उनको पाखंड लगा, जो ढोंग लगा, जो गलत लगा, जो अनुचित लगा, उसको त्याग करके उन्होंने सही दिशा में जाने की कोशिश किया। इसलिए वो विद्रोही रहे और जो परंपराओं को अंधभक्ति की तरह से अंधानुयायी बनकर के पालन करते हैं, वह कहीं न कहीं अपनी प्रगति को बाधित करते हैं। तो हमारा जो विकास है, जो हमारी विकासशीलता है, प्रगतिशीलता है, वह विद्रोहों में छिपी हुई है। और गलत के प्रति विद्रोह करना होगा, जड़ता के विरुद्ध विद्रोह करना होगा और नएपन को अपनाना होगा और सबके ये समन्वयकारी सोच को डेवलप करना होगा। तो आपने आज मैं एक और प्रमाण देता हूँ। मैं जब बिजनेस अफसर था तो यहाँ पर कांदिवली में एक कंप्लेन चेक करने गया, बोहरा कॉलोनी। वहाँ देखा सब बड़े बड़े चिकने। तो वो लोगों ने बताया कि हम लोग हिंदू धर्म के पहले ब्राह्मण थे, सभी हम लोग जो है मुस्लिम धर्म का है। हम लोग का बोहरा एक अलग ही कम्युनिटी है। तो आप बताइए कि वो भी तो हिंदू के, अब बोलते हैं कि हम लोग दिवाली होली सब मनाते हैं। उन लोग भी कहा था कि हमारे भी एक परिवार है, ब्राह्मण भी है और हम मुस्लिम भी हैं। कैसे मान लिया कि वो देश के दुश्मन हो गए? कैसे, क्यों भेदभाव पैदा कर उनके बीच में? जब हर जगह अपने भाई बहन रहना चाहते हैं, मिलकर रहना चाहते हैं। मुसलमान भी अगर आपका त्यौहार मनाना चाहता है, चाहे हिंदू भी है मुस्लिम का त्यौहार मनाना चाहता है, तो आपको क्यों इतराज है?
आप कौन होते हो किसी के बीच में दखल देने वाले? क्यों होते हो आप बीच में वैमनस्य पैदा करने वाले? क्यों होते हैं आप बीच में दरार खड़ी करने वाले? हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम, जब देखो तब हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम। देखिए इससे क्या आपको मिलने वाला है? एक टोटल गलत परंपराएं, गलत विचार, एक सिर्फ और सिर्फ जो है समाज में मतलब एक दुराय और एक दरार खड़ी करने के लिए, दुर्व्यवहार खड़ी करने के लिए, आपसी भाईचारा बिगाड़ने के लिए। और अब इससे क्या कहा जाए कि क्यों कर रहे हो, मुझे तो समझ नहीं आया। जब तो किसी भी मैं देखा हूँ, किसी भी भाजपाई नेता को, चाहे कोई भी हो, वो जब भाषण देने लगाएगा ना, 5 मिनट भाषण देगा ना, तो उसे पाकिस्तान मुसलमान का नाम जरूर लेगा। उनको कह दो भाई तुम मुसलमान और पाकिस्तान का बगैर नाम लिए भाषण दो ना, तो हम लोग तो 10 मिनट भाषण नहीं दे पाएगा। ये रटा दिमाग में एक माइंड सेट कर लिया है कि हमें मुसलमान के खिलाफ बोलना ही बोला। क्यों भाई? अगर कोई भाईचारा प्रेम व्यवहार से, अगर मान लीजिए कि बोहरा है, अगर ब्राह्मण से मिलकर आता है, चाहे खान और पठान है, छत्री से मिलकर आता है, तो आप क्यों इतराज है? आप क्यों दरार खड़ी करने जा रहे हो उसके बीच में? ये तो आप गलत कर रहे हैं ना, किसी के बीच में वैमनस्य फैलाना आपका अपराध है। राष्ट्र निर्माण के लिए, एक अच्छे भारत के निर्माण के लिए वो शायद कथन ज़्यादा बेहतरीन है कि उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम, और उसी को हम फॉलो करना होगा, तभी हम एक अच्छा राष्ट्र बन पाएंगे और दुनिया के सामने हम शान से बात कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया। धन्यवाद, सभी को धन्यवाद।